टॉपिक है परावैद्युत ध्रुवण तथा धारिता की अवधारणा। मुख्यतः हमें धारिता की अवधारणा जानना है और उसे जानने के लिए हमें परावैद्युत ध्रुवण जानना आवश्यक है। और परावैद्युत ध्रुवण जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे पास पदार्थ होते हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक या परावैद्युत कह लेंगे। चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और परावैद्युत या कुचालक जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है वह उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अभी हम सिर्फ चालक और परावैद्युत की ही बात करेंगे और इनका व्यवहार जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में देखेंगे। माना ये चालक है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने ई आउट करके लिखा हुआ है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस पर लगाया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूम रहे हैं। तो जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश हो जाता है, जिसके कारण आंतरिक एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हमने EIN इंट्रिंसिक करके किया हुआ है। वो लगभग EU के बराबर होता है, जिसके कारण उन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो जो कुल जो विद्युत क्षेत्र किसी चालक के अंदर होगा वो शून्य होता है। वहीं परावैद्युत में क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए हैं, तो वो एक तरफ पूर्णतः नहीं जा पाते हैं। जैसे देख लीजिए कि सामान्य वैद्युत क्षेत्र जब नहीं है तो किस तरह से धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को किस प्रकार से शून्य कर देते हैं। तो ना तो इस पृष्ठ पे आवेश है ना इस पृष्ठ पे। जैसे वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वो इस तरह से परवलयाकार हो जाते हैं कि ऋण आवेश एक तरफ और धन आवेश एक तरफ हो जाता है। तो इनका नेट ऋण आवेश एक तरफ और धन आवेश एक तरफ हो जाता है। वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं होता। अतः यदि इन दोनों को हम फिर जोड़ें क्योंकि विपरीत दिशा में हैं, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर शून्य नहीं हो पाता। इसी प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। इसी ध्रुवण के आधार पर हम अणुओं को दो प्रकार में बांट सकते हैं, ध्रुवीय अणु एवं अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनमें धन और ऋण आवेश का जो केंद्र है वह थोड़ी दूरी पर स्थित होता है और इसमें आवेश तो कुल यदि बाह्य बात करें तो शून्य होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण उस पर उपस्थित रहता है एक विशेष दिशा में, ऋण से धन की दिशा में। अध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनमें देखिए धन, ऋण और धन इनके दूरी पे तो हैं, लेकिन द्विध्रुवीय आघूर्ण जो हैं ये नेट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि धारिता की अवधारणा क्या है, धारिता की सोच क्या है, धारिता का अर्थ क्या है। जैसे हम सामान्य प्रक्रिया में समझें, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। किसी भी चालक में यदि हम आवेश देते हैं तो उसका जो विभव है वो उसके अनुपात में बढ़ता है। यदि हम और आवेश देंगे तो विभव और बढ़ेगा। इसकी तुलना हम सामान्य किसी बर्तन से कर देते हैं जिसमें हमने पानी रखा। पहले उसमें कम पानी हमने डाला तो उसका तल कम था, जैसे आगे ज़्यादा डाला तो उसका तल बढ़ता गया, लेकिन इसकी भी एक सीमाएं होती हैं। उसी प्रकार से हम धारिता को भी समझेंगे कि यदि किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका विभव जैसे यहाँ तल बढ़ रहा है वैसा बढ़ेगा। अब इसका यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो ये Q=CV। इस C को कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं, जो कि चालक के आकार, प्रकार एवं माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो C क्या है, किसी भी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ये हमारा C हो गया। तो C को हम लिख सकते हैं C=Q/V। अब इसकी परिभाषा एक दूसरे तरीके से भी हम कर दें। यदि हम V बराबर 1 कर दें तो C बराबर Q। तो इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो किसी चालक का विभव 1 वोल्ट यदि बढ़ा देती है। अब इसके मान की बात रही, इसके जो मात्रक की रही, तो मात्रक C का क्या है, फैराड है। तो फैराड यदि हम इसको 1 फैराड कहें, इसको 1 कूलाम कहें और इसको 1 वोल्ट कहें, तो 1 फैराड की परिभाषा भी हम इस तरीके से दे सकते हैं। यदि किसी
चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी। और इसके और मात्रक भी हैं, एक तो हो गया 1 माइक्रोफैराड, एक हो गया 1 पिकोफैराड, माइक्रो हो गया 10⁻⁶ फैराड और ये हो गया 10⁻12 फैराड। इस तरीके से हमने धारिता समझ ली है कि किसी भी वस्तु चालक की आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब इसी आधार पे हम एक खोखले गोलीय कोश के कारण जो धारिता होगी या जो उसकी धारिता होगी उसके बारे में पता करते हैं, निकालते हैं। ये खोखला गोलीय कोश है, माना हुआ आवेशित है, धनात्मक आवेश से आवेशित है, तो इसमें बाहर की तरफ जाते हुए ये विद्युत बल रेखाएं होंगी। यदि इसकी त्रिज्या r है तो इस पे जो विभव होगा, हमने पहले भी गोलीय कोश का निकाला है, यदि इस पे आवेश q है तो ये हो जाएगा q/r। और हमारे पास c बराबर क्या है, q/v। अब देखिए q अपनी जगह पे है और ये मान जो आप रखेंगे 1/4πε0 और यहाँ पे आएगा q/r। q से यदि हम q काट दें तो हमारा जो c आएगा 4πε0। एक खोखले गोलीय कोश की जो धारिता है वो कितनी होगी, c 4πε0r। इसका मतलब c उसकी त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती है। मतलब ये है कि यदि हमें धारिता बढ़ानी है तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इस आधार पे देखिए कि त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हम समझ रहे हैं कि हमने अभी ज्ञात किया कि c किसके बराबर हो गया, 4πε0 और r। मतलब c r के अनुक्रमानुपाती है कि c r बढ़ेगा तो c भी बढ़ेगा। इस आधार पे हम अभी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी त्रिज्या यदि हमें दे रखी 6.4 × 10⁶। तो c वही c का मान रखेंगे 4πε0 में। हमें पता है इसकी जो वैल्यू होगी 9 × 10⁹ और r 6.4 × 10⁶। जो ये पूरा वैल्यू जो हमारी आती है वो होगी 7.11 10⁻⁴। इसको यदि हम ज़्यादा प्रॉपर उससे करेंगे 711 10⁻⁴। मतलब ये है कि 711 माइक्रोफैराड। अब देखिए कि यदि पृथ्वी की तुलना का यदि हमारे पास कोई खोखला गोलीय कोश हो तो उसकी धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रोफैराड। अब इसी आधार पे अब हमें, क्योंकि ऐसा चालक चाहिए जिसकी धारिता ज़्यादा हो, क्योंकि हमने अधिकतर इक्विपमेंट जितने देखे हैं वहाँ पे क्या होते हैं, संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी धारिता बहुत अधिक होती है। तो इस आधार पे, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कोई चालक नहीं हो सकता जो पृथ्वी से भी बड़ा हो, क्योंकि पृथ्वी की धारिता ही इतनी है, तो हमें ज़्यादा धारिता के लिए क्या करना पड़ेगा। अब उस कारण से जो ये कारण पैदा करता है वो संधारित्र की धारणा को उत्पन्न करता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे।